नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे वैक्सीन की। मैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बात नहीं कर रहा। आज की तारीखी दिन है। दरअसल कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान देश में शुरू कर दिया गया है। अब ये जो वायरस है, जो ये संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल में हमने लगभग 10-11 महीने बिताए हैं, उनका अंत भी नजदीक आता दिख रहा है। जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो 52 दिन के आंदोलन से जुड़ी है। 52 दिन से किसान आंदोलित हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और बीच का रास्ता कोई निकलता दिख नहीं रहा है। 10 दौर की बातचीत हो चुकी है किसान संगठनों और सरकार के बीच, लेकिन ढाक के वही तीन बात, हालात जस के तस है। ऐसे में आज सबसे अहम सवाल जो मैं उठाने वाला हूं, इस समस्या, इस आंदोलन, इस दिक्कत की वैक्सीन दरअसल एमएसपी है क्या? एमएसपी ये शब्द न जाने कितनी दफा इस्तेमाल हो चुका है पिछले 52 दिनों में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल गारंटी देना, उसे कानूनी जामा पहनाना, इस आंदोलन, इस समस्या, इस दिक्कत का वैक्सीन साबित हो सकता है? क्या यही रास्ता है? सरकार कहती है कि हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। किसान कह रहे हैं लिखित आश्वासन दे सकते हैं, तो कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा सकता? बात आती है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की, आर्थिक दिक्कतों की। आर्थिक दिक्कत क्या है? क्या सरकार सारी खरीदी करती है एमएसपी पर? एमएसपी 2 दफा घोषणा की जाती है। रबी और खरीफ 2 फसलें होती हैं। हर फसल से पहले आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं। 23 फसलों पर यह न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। हकीकत यह है कि इनमें से महज 2 फसलें, गेहूं और धान, इनकी खरीदी होती है एमएसपी पर। बाकी जो 21 फसलें बची, उन पर कोई एमएसपी पर खरीदी नहीं होती, सरकार भी खरीद नहीं करती। ये चर्चा में मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर बहुत से जानकार कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा सरकार पर, बाजार डामाडोल हो जाएगा, बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या ऐसा है? ऐसा है तो किसान अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए? और ये दरअसल एमएसपी ये किस चिड़िया का नाम है? ये कैलकुलेट कैसे होती है? सरकार लगातार दावा करती है, प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि लागत पर 1.5 गुना कीमत हम दे रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हमने लागू की 2006 से 2014 तक। 8 साल ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि 1967 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की ये प्रणाली इजाद हुई थी, और तब से आज तक अब 2021 हो गया, कानूनी जामा किसी ने नहीं पहना। हालांकि 3 कानून आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाती है, पर कानूनी जामा किसी ने नहीं पहनाया है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या लागत पर 1.5 गुना होता है? हमने आपको बता रखा है, उन चीजों को मैं दोहराऊंगा नहीं। 2015 में सरकार ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया था, कहा था ये कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज नहीं है, मार्केट डिस्टॉर्शंस हो जाएंगी, ये कोई किसानों की आमदनी बढ़ाने का तरीका नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने ये बातें कही। लेकिन आपको ये कम ही लोगों ने बताया होगा कि 2018 में भी नीति आयोग ने साफ कह दिया था कि ये जो स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला है ना, लागत पर 1.5 गुना, C2+50, ये इम्प्रैक्टिकल है। The land rental costs are too diverse across the country. The Swaminathan Commission's recommendations is impractical for policy implementation. ये नहीं हो सकता, इम्प्रैक्टिकल है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, उन्होंने ये बात कही। और दरअसल ये फॉर्मूला होता क्या है? CACP
क्या है ये कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ये नौकरशाह हैं, कमरे में बैठते हैं और ये तय करते हैं। और तय कैसे करते हैं? एक फॉर्मूला है A2 का। A2 में किसान के सभी तरह के भुगतानों को जोड़ा जाता है। भुगतान का जो खर्च है, खर्च कैश में हो या किसी वस्तु की शक्ल में हो, बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई का खर्च जुड़ता है। और जो सरकार दे रही है वो A2 प्लस FL, FL मतलब फार्म लेबर, आपका मेहनताना भी जुड़ जाता है। लेकिन दरअसल खेल तो है C2 प्लस 50 का। C2 प्लस 50 में आपका जमीन का किराया, जमीन स्थायी पूंजी, अब कोई कारोबारी फैक्ट्री लगाता है तो उसकी फिक्स कॉस्ट जोड़ता है ना, कि ये जमीन इतने की मैंने मशीनरी खरीदी, हर चीज लगाकर फिर वो अपनी बाजार में जो चीज है उसे बेचता है, उसी हिसाब से कीमत आंकता है। तो किसानों के लिए ये क्यों नहीं किया जाता? ये तमाम सवाल है। और इसमें WTO की संधि खास 2001 में जो दोहा वार्ता हमने की थी, उसकी बंदिशें भी आड़ी आ रही हैं। क्या विदेशी ताकतों का भी दबाव है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलों की कीमत यहां से बहुत कम है। ये दुहाई दी जाती है कि भारत में जी कीमतें ज्यादा हैं, पर वो सब्सिडी इतनी देते हैं। ये बात मैं बता चुका हूं। अमेरिका 42 लाख, कनाडा 11,44,000, जापान 7 लाख, हम देते हैं 15,674 रुपए। तो इसमें बहुत सारे पेच हैं और आज इन्हीं पेचों को जो उलझे हुए हैं उन्हें हम सुलझाने की कोशिश करेंगे आसान, सीधी साधी, सरल भाषा में। आज हम राजनीतिक बहस नहीं करेंगे। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैंने न्योता नहीं दिया है। देश के तमाम ऐसे शख्स, किसानी के जानकार, कृषि के जानकार, कानून के जानकार मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, MSP पर क्यों मच रहा है बवाल, और MSP की कानूनी गारंटी में चर्चा में मेरे साथ किसानी को इनसे बेहतर बहुत ही कम लोग समझते हैं और कानूनों को भी। देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं वाजपेयी सरकार में सोमपाल शास्त्री। मेरे साथ KC त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, मोदी सरकार के अहम घटक है। लेकिन आज हम राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहे, ये भी किसान आंदोलनों से जुड़े हैं, खुद किसान परिवार से आते। बद्री नारायण चौधरी है मेरे साथ, महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के, RSS से जुड़ा ये संघ, किसान नेता, युवा चेहरा इस आंदोलन के, अभिमन्यु कोहार, और देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स देवेंद्र शर्मा भी इस चर्चा में जुड़े। तो सबसे पहले सोमपाल शास्त्री, थोड़ा ये समझाइए, मैंने A2 प्लस FL और C2 प्लस 50 जो समझाया, ये MSP नाम की जो चिड़िया है जिस पर बवाल मचा हुआ है, ये तय कैसे होती है? और 1.5 गुना मिलती है क्या? लागत का 1.5 गुना कीमत MSP के तौर पर दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपके अंतिम सवाल का उत्तर दूं कि नहीं दिया जाता, और जो भी दिया जाता है वो मुख्यतः 4 फसलों का दिया जाता है नियमित रूप से, तो गेहूं और धान का, और गन्ने का 3 का, और कपास का कभी कभी सरकार उसके लिए विशेष आदेश पारित करती है, और इस बीच में काफी फसल बिक भी जाती है, देर से ऐसा निर्णय करते हैं। और ये भी केवल 2 राज्यों में, हरियाणा और पंजाब में सब किसानों को मिलता है। इन कमोडिटीज का भी बाकी किसी भी राज्य में सिवाय गन्ने को छोड़कर किसी का भी मूल्य नहीं मिलता। अब ये निर्धारित कैसे होता है, आपने कुछ परिभाषा पहले दे दी है। जो पेड आउट कॉस्ट होती है, यानी जो किसान अपनी खेती के लिए सामान खरीदता है, बीज से लेकर खाद, कीटनाशक, दवा, डीजल आदि, जो पेड आउट कॉस्ट कही जाती है, नकद खरीदी गई, उनका A स्तर होता है। उसके बाद उसमें अगर कुछ और चीजें जोड़ी जाती हैं तो उसको A2 करके A में आ जाता है वो। और FL जो है फार्म लेबर नहीं है संदीप जी, इसका नाम है फैमिली लेबर। हाँ, फैमिली लेबर। क्योंकि शुरू में जो फार्मूला बना था उसमें परिवार की मजदूरी को नहीं जोड़ा जाता, तो ये सवाल उठा कि अगर परिवार के लोग कहीं और मजदूरी करें या यहाँ करें तो उनकी भी तो, उनका मोनेटाइजेशन तो होना चाहिए, उसके मूल्य तो मिले। तो वो A2 प्लस फैमिली लेबर का लेवल है, वो पहले से ही था। और आपने ये स्पष्ट कर दिया कि 2014 से 18 के बीच जो सब
आंख मिचौली हुई, पहले कहा गया हम लागू करेंगे, फिर कहा ये संभव नहीं है, फिर 18 में निकाल कर लागू किया तो उसकी परिभाषा बदल दी। तो ये तीनों बातों से अविश्वास जगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी लागत का फार्मूला आहिस्ता 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 विकसित हुआ है, इवॉल्व हुआ है। जिस सन 66-67 की बात आप शुरू करते हैं संदीप जी, उस समय एक और रोचक तथ्य है जो आपके समक्ष नहीं आया कि इसका नाम एमएसपी नहीं था उस समय इसका नाम था एसएमपी, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। उसको किस वर्ष में बदला गया ये मुझे ध्यान नहीं है, फिर उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया, जिस बात की आज मांग की जा रही है। तो 67 में वैधानिक था ये कानून, कानूनी जामा पहनाया गया था एमएसपी को, वो एसएमपी था। जी हाँ, जी हाँ। तो अभी कहना यह है कि पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, खेती में ये जो मार्केट डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, ये अर्थशास्त्र के मूल तत्व को छिपाकर करते हैं। अर्थशास्त्र की सारी चर्चाओं में ये बात मानी जाती है कि किसान की स्थिति ऐसी है कि उसको जुताई से लेकर और कटाई तक जितने भी काम करने पड़ते हैं, बिजाई का, पानी देने का, मेड़ बांधने का, खरपतवार निकालने का, कीटनाशक छिड़कने का और गोड़ाई करने का, और फिर काटना, ओसाना और खेत ले जाना, ट्रांसपोर्ट, ये सारे खर्चे चलते रहते हैं। परिवार के भी सारे खर्चे चलते रहते हैं। जिस समय फसल आती है उसकी आमदनी उसी दिन होती है, तो उसको जो अपनी मोटर जल गई, ट्रैक्टर की मरम्मत करानी है, बिटिया का विवाह करना है, कुछ और खेत में कुछ वो करनी है, अपने कर्ज देने हैं, ब्याज अदा करना है, चाहे वो निजी क्षेत्र से लिया हो या बैंक से, तो उसकी जरूरतों का अंबार इतना भारी हो जाता है कि उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। इसलिए किसान को उसी समय जो भी मूल्य मिले उस पर बेचना पड़ता है। इसीलिए पिछले 25 साल में सरकारी जो आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, 96 से, एक मिनट सोमपाल जी, 96 से ये आंकड़े जुटाने शुरू किए हैं एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या के। 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। पर मुझे बद्री नारायण चौधरी ये समझाइए, तो ये एमएसपी सरकार कहती है लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं, नहीं दे रहे, पर देने में दिक्कत क्या है? और जब लिखित आश्वासन हो सकता है तो कानूनी गारंटी क्यों नहीं? मेरी आवाज शायद नहीं जा रही वहां। नहीं, आ गई आवाज आ कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, एमएसपी देने का जहां तक सवाल है तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करती है, वो जब सीएससीपी के पास जाती है, सीएससीपी उसके बाद में फूड एंड सप्लाई, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे मंत्रालय उसमें कटौती करते करते, यानी कोई फॉर्मूला बाद में नहीं रह जाता। वो इनका व्यावहारिक अव्यावहारिक दृष्टिकोण, जिसमें इंटरनेशनल रेट्स वगैरह जो भी इनके है, वो करते करते फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनल करता है वो हो जाती है। वहाँ कोई सूत्र काम नहीं करता। इसलिए जब तक इसको संवैधानिक जामा नहीं पहनाया जाएगा, कानूनन नहीं बनाया जाएगा, या सीएससीपी को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये लिपापोती चलती रहेगी। पर ये तो किसी ने नहीं दिए। 67 से आज तक कानूनी अधिकार अभी एसएमपी की नई जानकारी दी है सोमपाल शास्त्री ने, लेकिन अधिकांश समय, अगर पूरे समय नहीं तो ज्यादातर समय तो एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं मिला है आज तक। नहीं मिला, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि कानूनी दर्जा मिला जाएगा तो फिर जो सिफारिश होगी वो लागू भी होगी। अभी सिफारिशें जो है वो एक रिपोर्ट की तरह हो जाती है, उसको सरकार जितना स्वीकार करती कर लेती है, और जितना काट, अभी पिछले 5 महीने के अंदर और सोलर की रेटें बढ़ गई, लोहे की रेटें बढ़ गई, प्लास्टिक के पाइपों की रेटें बढ़ गई, सब्सिडी कम हो गई खाद के अंदर, दवाइयों की महंगी हो गई, यानी इन सब का अगर जोड़ के देखो 40% लागत बढ़ रही है अभी। एमएसपी तो 6 महीने पहले यानी जुलाई में घोषित कर दी इन्होंने आने वाली फसल की। अब वो सारे सोलर के ऑर्डर बंद पड़े हैं। कंपनियां जिनको टेंडर दिए थे वो कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनको अधिकार दे दिया कि आप खुद ग्राहक ढूंढो, आप खुद ही रेट फिक्स कर दी और उनको फ्री छोड़ दिया। अब वो जब मार्केट में उनकी लागत नहीं पोसा रही तो क्यों काम करेंगी? इसलिए गई साल भी राजस्थान स्टेट के अंदर एक भी सोलर नहीं लगा, और इस साल भी 25,000 में से अब जाके सबके काम रुके पड़े।
अब ऐसे में देवेंद्र शर्मा, बहुत से जानकार और सरकार की तरफ से भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि देखिए एमएसपी को हमने कानूनी जामा पहना दिया, मार्केट डिस्टॉर्शन हो जाएगी, 17 लाख करोड़ का हमारे ऊपर दबाव पड़ जाएगा, आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। और वो कैलकुलेशन क्या है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कैलकुलेशन ये है कि देश में जितनी भी पैदावार है वो सारी की सारी एमएसपी पर खरीद ली जाए तो वो 17 लाख करोड़ तक की भी फिगर आ सकती है। पर इसमें सबसे अहम सवाल तो ये है, क्या सरकार सारी खरीदी करती है? सरकार तो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट कहती है 6% ही खरीदी हो रही है, उसको 15% करने की कोशिश की जा रही है। सरकार थोड़ा खरीदती है सब कुछ एमएसपी पर। संदीप जी, आपने ठीक कहा कि अगर एमएसपी अनिवार्य कर दी जाए कि 23 फसलों के ऊपर जो भी ट्रेडिंग है वो उसके एमएसपी के नीचे नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा जो प्रोड्यूस है वो सरकार को खरीदना पड़ेगा। ये हम स्पष्ट कर दें कि ये जो 17 लाख करोड़ की जो इमेज ये बताई जा रही है या फिगर टॉस की जा रही है, ये बेसिकली एक फेयर साइकोसिस क्रिएट करने की बात है कि जनता ये लगे उसको कि हाँ ये पैसा कहाँ से आएगा, ये तो पूरा आधा बजट जो है वो एमएसपी में चला जाएगा। ये सब बातें जो उठ रही हैं वो उसी का एक नहीं, अच्छे खासे कानूनी जानकार, आर्थिक जानकार ये बात कह रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो उसी एक सोच के जो जानकार है वो उसी बात को रिपीट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि किसान को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए, मार्केट के हवाले उसको छोड़ना चाहिए। ये ब्रॉडली हमारी सोच है जो इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं कि ये फोकस या फोर्स किया जा रहा था कि मार्केट रिफॉर्म्स को हम लेके चले एग्रीकल्चर में। लेकिन बात यह है कि अभी देखिए केरला ने एक उदाहरण हमें साफ दिया है कि उन्होंने 16 वेजिटेबल्स के ऊपर एक फ्लोर प्राइस, मिनिमम फ्लोर प्राइस सेट किया है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20% है, और उसके लिए उन्होंने 35 करोड़ का प्रावधान किया है, लेकिन अभी तक खर्चा कुछ नहीं है उसमें से। कारण सिर्फ ये है कि वो जो मार्केट प्राइस है अभी उसके ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, तो सरकार को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मेरा मानना है कि जब हम एमएसपी को एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बना देंगे, एक लीगल अधिकार बना देंगे, स्टैट्यूटरी प्राइस बना देंगे, तो सारी प्राइवेट ट्रेड हो या सरकारी ट्रेड हो, गवर्नमेंट की परचेज हो, सबको उसी प्राइस पे खरीदना है। तो ये कहना कि भाई सरकार को सारा खरीदना पड़ेगा, ये गलत है। और जैसा कि केरला ने आपको एग्जांपल दिया है, उदाहरण दिया है देश के सामने, मुझे लगता है कि प्राइसेस उसके ऊपर प्रिवेल करेंगे और सरकार को एंटर नहीं करना पड़ेगा। पर नितिन गडकरी और वो किसानी जानते हैं, वो कहते हैं देखिए यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, और आज की तारीख में जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार दे भी रही है वो A2+FL है कि C2+50, वो तो विवाद हमने साफ कर दिया, वो तो क्लैरिफाई कर दिया सोमपाल शास्त्री ने। वो कह रहे हैं कि जो एमएसपी दी जा रही है वो बाजार की कीमतों से, मार्केट प्राइसेस से ज्यादा है आज की तारीख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है, इसको समझना हमें चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने अपने शुरुआत के वक्तव्य में कहा था कि इंटरनेशनली जो प्राइस है, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि इस प्राइस से हमें compete करना है, वो एक्चुअली सब्सिडीज कितनी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सब्सिडीज उसमें जाती हैं, उसके कारण या उसके ही उसका आउटकम जो है वो इंटरनेशनल प्राइस है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका में इस समय 38% जो गेहूं का दाम है, जिसको इंटरनेशनल प्राइसेस बाद में बन जाता है या जहां भी वो डंप करते हैं उसको डंपिंग प्राइस कहा जाता है। यानी वो उसमें इतनी सब्सिडीज होती हैं कि वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से वो कम हो जाता है, और हमारे यहाँ पर हमें वो उसको हम इंटरनेशनल प्राइसेस के लगभग मान लेते हैं। इस तरीके से कॉटन की सब्सिडीज देखें दुनिया भर में। नहीं, आसान भाषा में समझाइए। फर्ज कीजिए 100 रुपए वहां पर एमएसपी है गेहूं का, वो खरीदती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां 60 रुपए में, 50 रुपए में, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कीमत पर बेचती हैं, और जो किसान को नुकसान होता है 50 रुपए का या 60 रुपए का, वहां सब्सिडी के तौर पर अमेरिकी सरकार किसानों को दे देती है। आप ये कह रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक, अच्छे तरीके में समझाया लोगों को, और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूं। एक तो हम इंटरनेशनल प्राइस को देखते हैं, उसके अलावा अभी एक OECD की रिपोर्ट आई है कि वो कहती है कि हिंदुस्तान में जो दाम मिलता है वो इंटरनेशनल प्राइस से भी 13% कम है। वहां इतनी सब्सिडी देने के बावजूद $900 बिलियन की सब्सिडी देता है अमेरिका, 42 लाख रुपए की सब्सिडी अपने किसानों को, और उसके बावजूद हमें जो हम 15,647 रुपए देते हैं सब्सिडी, तो भी 13% कम है हमारे दाम। इंटरनेशनल प्राइस से 13% कम है। इसका मतलब है कि को 2 बार मार पड़ती है। एक तो जिस इंटरनेशनल प्राइस को हम लेके चल रहे हैं
उससे भी वो तो ऑलरेडी कम है क्योंकि वहां पर सब्सिडीज मिलती हैं जिससे प्राइस से ड्रॉप होता है। कॉटन की सब्सिडीज की अगर हम बात करें, समझने की बात है कि अगर वो सब्सिडी जितनी मिलती है अमेरिका में उससे उसको हटा दिया जाए तो प्राइस जो है तकरीबन 40% बढ़ जाएगा इंटरनेशनल प्राइस। अगर 40% बढ़ जाएगा तो हमारा किसान जो है उसकी एमएसपी ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन क्योंकि वहां प्राइस सब्सिडी के करके कम हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा किसान जो है वो इनएफिशिएंट है, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है। लेकिन हमारा किसान सब्सिडीज के साथ कंपीट कर रहा है, ना कि मार्केट एफिशिएंसी के साथ कंपीट कर रहा है। और इसमें एक और बात है, देखिए केसी त्यागी, क्योंकि आपकी सरकार भी है बिहार में एपीएमसी व्यवस्था 2006 में हटा दी गई। ये बड़ा यहाँ पर एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश है कि ये पंजाब हरियाणा के किसान ही इतने आंदोलित क्यों हैं। ये देश भर का आंदोलन नहीं है। 85 से 89% की खरीदी, 6% पूरे भारत का औसत है, लेकिन 85 से 89% खरीदी गेहूं और धान की हरियाणा और पंजाब में होती है। उनको लगता है अगर ये कानून आ गए तो ये पूरा का पूरा जो ढांचा है वो तितर बितर हो जाएगा, हमारी खरीदी नहीं होगी, तो इसलिए वो आंदोलित हैं। बिहार में एमएसपी मिलता है क्या किसानों को? संदीप जी, सोमपाल शास्त्री जी भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे इन्हीं का एक वक्तव्य देखने और पढ़ने को मिला है जिसमें जो मंडी के अंदर किसान जब अपनी फसल लेके जाता है तो उसके दाम लगभग 18-20% कम मिलते हैं। मैं और शास्त्री जी और शायद आपका भी अनुभव हो और जो अपने बद्रीनारायण जी हैं, मैं तो खुद मंडी में गया हूं। देखिए मंडी का जिक्र मत कीजिए। सर छोटू राम ने रिफॉर्म्स किए, चौधरी चरण सिंह ने सुझाए थे। मंडी भी लूट का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था और शास्त्री जी ने रिकमेंड किया है कि अगर सुधार ही करने हैं आपको, जो ये नए कृषि सुधार, जो नए औद्योगिक सुधार आए जिन्हें न्यू लिबरल पॉलिसी कहा जा रहा है आजकल, तो कृषि के क्षेत्र में तो आपने कुछ किए भी नहीं। कई जगहों पर तो मंडी जो है 2000 गांव पर है, कई पे इतना कम दूरी पर है। तो जो रिफॉर्म्स है एक तो रूरल सेक्टर में बिल्कुल नहीं हुए। दूसरा, मैं आपके इस चैनल पे और कई विद्वान लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि 47 से लेके आज तक किसान की सिर्फ लूट और लूट हो रही है। 1951 से लेके 1971 तक हम बाहर का गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन सब लेते रहे। अब किसानों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके अगर सरप्लस पैदा किया है, जिससे आज तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्था जब फेल हो गई तब भी आपकी चल रही है, तो भी आप कह रहे हैं कि सरप्लस क्यों पैदा कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है, देवेंद्र जी और सोमपाल जी शायद मुझसे एग्री करें, मैं कमीशन की रिपोर्ट ले रहा हूं, मेरे सामने रखी है कि कमीशन कैसे दाम तय करता है। तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे तय हो संदीप जी, इसका क्या पैमाना है? तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ 11 चीजें और हैं। मैं बहुत संक्षेप में पढ़ूंगा, बहुत कम समय लूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन इनपुट प्राइसेस, इनपुट आउटपुट प्राइस पॉलिसी, ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइसेस लेवल, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस सिचुएशन, पैरिटी बिटवीन प्राइसेस पेड एंड प्राइसेस रिसीव्ड। अभी जो बद्री जी कह रहे थे, अब 50,000 रुपए दाम बढ़ा दिए हैं सारे देश के कार निर्माताओं ने। क्या उन्होंने सरकार से पूछा? क्या कहीं डिबेट हुई है क्या? तो उनका कहना यह है कि रॉ मेटेरियल के दाम बढ़ गए। मैं आपके चैनल पे पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि 47 से लेकर के आज तक के बीच में पेट्रोल और डीजल के इतने दाम विश्व में, हिंदुस्तान में कभी नहीं थे जितने आज हैं। फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं। कौन? अच्छा, और मैं उसका पक्षधर हूं, मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता। जो मिनिमम वेज है वो भी बढ़ी है। नहीं बढ़ा है तो किसान का एमएसपी नहीं बढ़ा। और भाई मैं एमएसपी पे भी आपसे बहुत अदब के साथ कह रहा हूं, अब हमें एमएसपी भी नहीं चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। ये तो 1966 में दया के तौर पर लाल बहादुर एमएसपी तो मिल नहीं रहा, आप लाभकारी मूल्य की बात कर रहे हैं। एमएसपी देने में ही यहाँ पर फांस अटकी हुई है। मैं कह रहा हूं
एमएसपी फ्रॉड है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। एमएसपी ना मिलती है ना बाहर मिलती, सिर्फ जो 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 खरीद सरकार करती है सिर्फ वो एमएसपी है। तो आपके आंकड़ों के मुताबिक जो सोमपाल जी और जो ये अपने मित्र देवेंद्र जी कह रहे हैं, तो 90% किसान तो लूट रहा है। अब ये केरला का जिक्र कर रहे थे अभी देवेंद्र जी, मेरे पास एक आंकड़ा आया है, केरल सरकार ने इस साल 2748 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र की जो एमएसपी है उससे ज्यादा दिया है, जिसके मुताबिक 900 रुपए ज्यादा पर क्विंटल। आप धान की बात कर रहे हैं, पैडी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो भावांतर है, मैं धान की बात कर रहा हूँ। जो धान हरियाणा पंजाब की मेन क्रॉप है, मध्य प्रदेश की, तो मेरा ये कहना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे तय हो, जरा इनसे पूछिए सोमपाल शास्त्री जी से। ये देश के कृषि मंत्री रहे हैं और ये कृषि मूल्य आयोग के चेयरमैन भी हो गए थे, माफ करना कृषि आयोग के, वो तो बीच में सरकार की अदला बदली होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे तय हो, ये जो आपने दिया है गेहूं का, चावल का, ये कैसे तय हो? जो दाम आज मिल रहा है, आप कह रहे हैं ना काफी है। ये कह रहे हैं एमएसपी भी फ्रॉड है, लाभकारी मूल्य दिया जाए। इसके बारे में चर्चा भी होती है या 6 नौकरशाह कमरों में बैठ के तय कर लेते हैं और किसान को वही दाम मानना पड़ता है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 सोमपाल जी, मेरा ये कहना है, एक तो मैं त्यागी जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं सीएसीपी का चेयरमैन नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा किसान नहीं, इन्होंने कहा कि उसके एग्रीकल्चर, उसके हाँ जो किसान आयोग था जिसके स्वामीनाथन बाद में बने, उसका पहला अध्यक्ष मैं ही नियुक्त हुआ था, वही बोला। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये फार्मूला इवॉल्व हुआ है। जी जी, थैंक यू। तो मेरा ये कहना है कि 1967 में केवल A2 दाम के ऊपर एसएमपी तय हुआ था और केवल 4 जिन्सों का था। 1986 में जब वीपी सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय हमसे चर्चा करके मेरे ही एक पेपर पर उन्होंने इस प्रणाली को 22 कमोडिटी के ऊपर एक्सटेंड किया था। 13 नवंबर 1986 को एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 39 पेज का दस्तावेज है, वो पार्लियामेंट में उपलब्ध है। मैंने त्यागी जी को कहा भी था देख लें उसको। तब से ये 22 हुई थी, एक फिर बाद में जुड़ी। अब देखिए सवाल ये आता है कि इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, उसकी प्रत्येक रिपोर्ट में एक वाक्य रहता है कि आशा ये की जाती है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर मिलेंगे। परंतु अब तो विडंबना यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हो गई है। Exactly. और वो भी फिर दोहराता हूँ, केवल 2 राज्यों में और 2 कमोडिटी को मिलती है, उसके अलावा गन्ने को मिलती है। हमारी मांग ये है और जो वाजिब मांग है कि खेती के व्यवसाय की विशेष परिस्थिति देखते हुए, जिसका मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जिसमें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, ये जो 23 जिन्स हैं ये तो वो हैं जो भंडारण की जा सकती हैं, स्टोरेबल हैं। इसके अलावा जो पेरिशेबल कमोडिटी है, जिसमें दूध है, सब्जी है, फल है, अंडा है, मछली है और मुर्गी आते हैं, इनका भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा केरल ने तय किया है, उसमें सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। उस बोली से मंडी में शुरू हो जाए। और मंडियों की आवश्यकता इन्होंने, डॉक्टर शर्मा बताएंगे आपको, ये इन्होंने देवेंद्र शर्मा जी ने हिसाब लगाया था, हमने भी लगाया कि देश में मांग जरूरत तो है 42,000 से 46,000 मंडियों की और है कुल 6-7 हजार मंडियां। तो जब वो नियमित मंडी सब जगह खुल जाएंगी तो वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य से बोली शुरू होगी, उससे ऊपर जिसको खरीदना खरीद ले। या बिल्कुल ये कॉमन सेंस वाली बात लगती है। और ये सिर्फ 1 मिनट सर, 23 फसलों की बात नहीं है। पेरिशेबल फल, सब्जियां, दूध, अंडा, मछली, ये तमाम चीजें हैं, ये भी तो किसान ही देते हैं ना। हम कहते हैं दुग्ध क्रांति आ गई, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई, ब्लू रेवोल्यूशन आ गई, ये भी किसानों की देन है, अभिमन्यु को हार। पर फिर कीमत नहीं मिलती है, ये एक परेशानी है। जब मैं ये कह रहा हूं, मैंने 2 फसलों की बात की, सोमपाल शास्त्री कह रहे हैं 4 ज्यादा से ज्यादा लगा लो। 23 तो कही जाती है, उनकी एमएसपी की घोषणा होती है, पर वो खरीदी होती है उसकी।
देखिए संदीप जी, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ आपका जो सवाल है। सबसे पहले कि क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है कि जो सरकार एमएसपी पे आज के दिन बोल रही है वो देश को गुमराह कर रही है। सरकार ये कह रही है कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई है उसको वो लिखित में देने को तैयार है कि ये आगे भी जारी रहेगी। हमारी ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि जिन 23 फसलों का एमएसपी सीएसीपी तय करता है उनको एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। और जो बात अभी सोमपाल शास्त्री जी कर रहे थे, 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्नदाता किसान समिति बनाम मध्य प्रदेश सरकार के केस में कहा कि मंडी के अंदर किसी भी फसल की पहली बोली एमएसपी पर ही लगनी चाहिए, उससे नीचे उसकी पहली बोली नहीं लग सकती है। और जो आपने सवाल पूछा कि भाई खरीद हो रही है नहीं हो रही है, अभी ओईसीडी देशों के और आईसीआरआर की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पिछले 17 सालों में जो हिंदुस्तान के किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिला उसके कारण हिंदुस्तान के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे तो खुद इन्होंने कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ये कहा था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए। सीएसीपी ने 2018 में यह कहा था कि राइट टू सेल ऑन एमएसपी किसानों के लिए बनना चाहिए। सीएसीपी के पूर्व चेयरमैन एस झोल ने यह कहा था कि यदि किसानों को सरकार द्वारा घोषित एमएसपी नहीं मिलता है तो किसान उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और एक अन्य बात संदीप जी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो तर्क देती है जब मीटिंग होती है, अभी 10 राउंड की बैठक हो चुकी है, जब हम एमएसपी पे चर्चा भी बहुत कम हुई है, उस पे सरकार ये कहती है, सरकार के 2 तर्क होते हैं। सरकार का पहला तर्क ये होता है कि जी इंटरनेशनल लेवल पे फिर हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसा देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि अमेरिका में 2018 में 847 बिलियन यूएस डॉलर की सब्सिडी का बिल पास किया गया। चाइना हर साल अपने किसानों को 212 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देता है। यूरोप 100 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देता है। ओईसीडी देश 240 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देते हैं। नॉर्वे में प्लस 60% सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है -5.7। तो सरकार हमें पर यहाँ पर 60% आबादी किसानी में लगी हुई है, वहां पर 2%, 5%, 10%। वहां बड़ी छोटी आबादी करती है किसानी। ये भी एक हकीकत है ना अभिमन्यु। देखिए इसमें ये समझने की बात है कि जब से ये फ्री मार्केट पॉलिसी आई, यदि 1990 के दशक की बात करें, जब 1993 में ब्रिटेन में दूध मार्केटिंग बोर्ड खत्म हुआ तो उसके बाद 31,630 छोटे बड़े डेयरी फार्म खत्म हो गए, बंद हो गए, लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यानी जो ये आप बात कह रहे हैं, अमेरिका में भी धीरे धीरे जो किसानों की संख्या वो लगातार कम होती आ गई, वो 2% पे रह गई है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये कंसेप्ट आ गया। और हिंदुस्तान में दूसरी तरफ हमें ये समझना चाहिए, ये बात हम बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान में खेती जीवन यापन करने का तरीका है, जबकि पश्चिमी देशों में ये एक तरह का व्यवसाय है। यहाँ पे किसान परिवारों का पेट पलता है खेती के आधार पे। नहीं, पर एक तर्क ये भी है ना, देखिए वो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सोमपाल शास्त्री, केसी त्यागी दोनों चरण सिंह को मुझसे बेहतर जानते थे। मेरी ऐसी आमने सामने तो कभी मुलाकात नहीं हुई, पर मैंने उन्हें पढ़ा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 80 की दशक का वाकया है। बड़े कम दाम हो गए थे, 1 रुपया क्विंटल टाइप कुछ रेट थे, तो कटाई का भी आपकी कीमत नहीं निकल पाती थी। खड़े गन्ने भी जलाए थे, गांडे कहते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो चरण सिंह के पास गए तो चरण सिंह ने टोपी उतार कर कहा था कि मेरी टांट में भी, मतलब मेरे सर में भी गांडे उगा दो, कि इतने गन्ने उगाओगे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं? आप मुस्कुरा रहे हैं सोमपाल जी। तो यहाँ पर मेरा सवाल अभिमन्यु कोहाड़ ये है कि एमएसपी की जो ये सुरक्षा कवच मिल जाता है तो आप धान ही उगाओगे, गेहूं ही उगाओगे, जिससे इंसेंटिवाइज भी तो करना है किसानों को, और चीजें भी तो उगाओ आप। संदीप जी, मैं इसका जवाब देता हूं, बड़ा सटीक जवाब। देखिए, जब एमएसपी की प्रोक्यूरमेंट की गारंटी होगी कि भाई आप ये फसल उगाएंगे तो भी आपको एमएसपी मिलेगा, तो किसान दूसरी फसलें भी उगाएगा। एक उदाहरण के तौर पे यदि 3 लाख करोड़ रुपए सरकार अलोकेट कर दे तो एमएसपी की गारंटी कानून बन सकता है। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार वित्तीय घाटा का रोना रोती है, जबकि हर साल 80,000 करोड़ रुपए की दाल नहीं, हकीकत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले गन्ने ही उगाएंगे संदीप जी, मैं उसी पंजाब में धान उगाएंगे, हरियाणा में गेहूं, मध्य प्रदेश में गेहूं उगाएंगे। संदीप, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड सर आ रहा हूँ सोमपाल जी। इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो 80,000 करोड़ की दाल बाहर से मंगवाई जाती है, 90,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए जाते हैं, यदि ये बाहर से ना मंगवाए जाएं और ये अपने किसानों को ये प्रोत्साहित किया जाए कि आप ये फसलें लगाइए और इसको हम एमएसपी पे खरीदेंगे, तो किसान उसको उगाएगा। और आखिरी 10 सेकंड में एक जवाब दे दूं, अब की बार हरियाणा में, जिस राज्य से मैं आता हूं, वहां की बीजेपी सरकार ने कहा कि आप अन्य फसलें उगाइए और हम उनको एमएसपी पे खरीदेंगे। उस योजना को नाम दिया गया मेरा पानी मेरी विरासत। लेकिन किसानों ने उगाई भी, लेकिन कितनी प्रोक्यूरमेंट हुई उनकी? वो मंडियों में सड़ रही है, उनको कोई खरीदा नहीं जा रहा है।
हम विदेशी बाजार की भी बात कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं। दरअसल खेल जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा, ये 2001 की दोहा वार्ता जो हुई थी, जो WTO संधि है, उसमें विकासशील देशों को अपनी सब्सिडी 10% से कम करनी है। धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को हमें खत्म करना है। और अगर मैं शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट का भी जिक्र कर दूं 2015 की, उसमें FCI डिसमेंटलिंग की भी बात थी। आज की तारीख में क्या ये हकीकत नहीं है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है, अगर उनकी कैपेसिटी 400 मिलियन मीट्रिक टन की है, वो 800 मिलियन मीट्रिक टन पड़ा हुआ है उनके पास माल। देखिए, जो आपने कहा है कि जो इंटरनेशनल डायमेंशन अगर हम इसका देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक कहा कि WTO ने अभी पिछले हफ्ते जो एक इंडिया का ट्रेड रिव्यू हुआ है, उसमें अमेरिका ने WTO में कहा है कि भारत को अपनी जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम है, फार्म सपोर्ट प्रोग्राम यानी MSP को डिसमेंटल करना है। उनका ये कहना है कि हम ऑलरेडी 10% की बजाय हम 60, 70, 80% दे रहे हैं, बल्कि अगले साल तो ये एक्सपेक्टेड है कि दालों का जो हम सब्सिडी देते हैं वो भी MSP के माध्यम से वो भी बढ़ जाएगा, वो जो प्रोविजन है उसको क्रॉस कर और जो 80,000 करोड़ की दालें आयात करते हैं हर साल, वो दे दो किसानों को दाम। लेकिन जो MSP की मैं बात कर रहा हूं, तो उस पर ये हमारे पे दबाव है, ये हम ना भूलें। और यही कंट्रीज जो हैं, अमेरिका, यूरोप जो हैं और कनाडा, तीनों को देख लें तो ये 90% जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं इसमें, जिसको कहते हैं हम, यही फार्म सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो तीनों कंट्री देते हैं। तकरीबन $160 बिलियन की ये सब्सिडी देते हैं फार्म सपोर्ट के लिए। जैसा कि अभी देखिए यूरोप जो है, यूरोप जो दूध को सब्सिडी देता है वो 65% होती है, जब प्राइस देता है वो 65% ज्यादा है कंपेयर टू द मिल्क प्राइस। तो ये समझना हमें है कि वो जो मिल्क प्राइस सस्ता हो जाता है, फिर उसकी डंपिंग होती है दूसरे देशों में, विकासशील देशों में, और फिर वो मार्केट ढूंढ रहे हैं भारत में, और अमेरिका भी ढूंढ रहा है भारत में, क्योंकि हमारे पे दबाव है अंडर US FTA और यूरोपियन यूनियन के साथ जो FTA हो रहा है कि अपनी दूध की मार्केट खोलिए, हम तो आपको सस्ता FCI के गोदामों में सरकारी खरीद के जरिए दुगने भंडारण पड़े हुए हैं, ऐसे में ये FCI डिसमेंटल हो जाएगा, ये जो शंकाएं जाहिर की जाती हैं, इनमें कितना दम है? देखिए, इसमें ये शंकाएं नहीं है, ये तो FCI की जो रिपोर्ट है वही ये कह रही है कि भाई हमें इसको जाके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है। तो वो तो पहले ही उससे सब्सिस्टेंस से या जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना चाहते हैं, वो तो एक बात होगी। लेकिन दूसरी बात हम ये ना भूलें, जैसा कि आपने कहा है कि भाई कहाँ हम जा रहे हैं। अब इसमें इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि इस समय प्राइसेस अभी तक जो है वो लो चल रहे थे, अब प्राइसेस इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडिंग देखें अगर आप, तो बढ़ रहे हैं। और ये जो इंडस्ट्री का फोकस है वो ये है कि हम इसको एनकैश करें, जो हमारे पास सरप्लस पड़ा है इसको एनकैश करना चाहते हैं। अभी देखिए, वियतनाम ने पहली बार हमसे चावल भी इंपोर्ट किया है, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक प्राइसेस बड़े हाई हैं, उन्होंने हमसे भी इंपोर्ट किया है। तो कहने का मतलब अब इनको ये लग रहा है, इसीलिए आप देखें कि ये टाइमिंग जो है इस सारे रिफॉर्म्स की, उसके साथ इंटरनेशनल जो कमोडिटी ट्रेडिंग हो रही है उसको आप लिंक करेंगे, तो आज वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि द कमोडिटीज आर लुकिंग फॉर ए बियर मार्केट, तो वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी भी यहाँ पर एक कोशिश है इंडस्ट्री की। ठीक है केसी त्यागी साहब, लेकिन इसमें क्या एक और चीज जो आप किसानों से बात करो तो वो कहते हैं कि नहीं, सरकार हटना चाहती है। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि राजा बने व्यापारी, प्रजा बनेगी भिखारी, की राजा व्यापारी थोड़ा बनेगा। तो सरकार, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, खरीदी से पीछे भी हटती दिखाई दे रही है क्या? इसीलिए MSP को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता और जी राज्य सरकारें खरीद लेंगी, तो ये संघीय ढांचे की एक समस्या भी बना दी जाए, क्या ये भी हो रहा है? मैं आ रहा हूं सोमपाल जी, 1 मिनट पहले किसी त्यागी। देखिए, उस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। UN की एक संस्था है FAO, शास्त्री जी भी गए होंगे वहां पे जरूर, मंत्री होने के नाते मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। उसके जो चेयरमैन हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनको अभी प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज। उनकी अपनी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उनके मुताबिक 2021 में ऊंचे पैमाने पर संकट कृषि में आने वाला है। भूख की आशंका उन्होंने बताई है। सहारा डेजर्ट के साथ साथ साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, भारत में भी अन्न संकट पैदा होकर के मौतें भूख से हो सकती हैं। नंबर 1। नंबर 2,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मैं बहुत विनम्रता से शास्त्री जी कह रहा हूं, 70-75 करोड़ लोगों को 6 महीने राशन दिया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अब से नहीं, 2013 से ही, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान से ही दाल चावल और गेहूं ये सब्सिडाइज दिया जा रहा है लगभग 2/3 आबादी को। अगर 10% का आपने मान लिया WTO का असर, तो देश में भुखमरी फैल जाएगी। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बर्बाद करेंगे, उनके गोदामों में, मुझको 60 के भी दशक याद है शास्त्री जी, आप तो मेरे से सीनियर हैं, किस तरह से फसल जब बिकती थी कितनी सस्ती थी, 2 महीने बाद बाजार में कितनी महंगी होती थी, वो जमाना भी मुझको थोड़ा थोड़ा याद, आप मेरे से बड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं इस देश में अनारकी फैल जाएगी अगर शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी, क्योंकि 10% से कम आप करोगे। ये तो ये भी कह रहे हैं कि दाम जो है 10% से ज्यादा न बढ़े, WTO की सिफारिश है, WTO के आप मेंबर हैं, 10% से ज्यादा की PDS की खरीदनी होनी चाहिए, आप WTO के मेंबर हैं। तो भारत की जो और मैं उस पर भी और कहना चाहता हूं, ब्राजील और मोजाम्बिक में भारत सरकार ने अपनी धान बिकवाई है अपने घरेलू उसके लिए, कंजम्पशन के लिए। कहीं दुनिया में ऐसा होता है? जो पूरी दुनिया में चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, अब तो शर्मा जी बता देंगे, सारी चीज अब बाहर भेज रहे, कोई चीज बची नहीं है। और मैं एक कमेटी का जिसका मैं मेंबर और चेयरमैन रहा हूं, हम दुनिया के नंबर 1 के गेहूं, चावल और दूध और गन्ना, शक्कर, इनके उत्पादक हो गए और बाहर भेजने वाले हो गए। इस जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की संस्थाएं भी फेल हो गई हैं, अकेला मुल्क है दुनिया का जिसकी इकोनॉमी 3-4% बढ़ी हुई मिली है। और उसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं, हाँ 10 सेकंड भाई, गन्ने का तो आज तक भी बकाया पिछले मैं साल इसी बात पर आ रहा था। सोमपाल शास्त्री स्क्रीन पर बद्रीनाथ आपने गन्ने की बात की कि गेहूं और धान के साथ $210 बिलियन का है, उसका मात्र 1% भी किसानों के पास नहीं जा रहा है। इस तरीके से कॉफी का भी देख लें तो 102 बिलियन का लागत जो है और किसान की मेहनत है उसकी वाजिब कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन क्या अगर लिखित आश्वासन दिया जा रहा है उसमें दिक्कत कहां पर आती है? आपको परेशानी कहां है? लिखित आश्वासन पर भरोसा क्यों नहीं करते? सीनियर नेता है, उनका 50 साल का अनुभव है, लिखित में बहुत बार दिया जा चुका है, कमेटी बहुत बार बनाई जा चुकी है, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देती है और सरकार उनको कचरे के डब्बे में डाल देती है। MSP वैक्सीन है क्या इस समस्या का? देखिए, ये और बातें सेटल हो जाएंगी फिर नहीं। अब की बार मीटिंग में ये सवाल उठा था, जो मीटिंग हुई 15 तारीख को, सरकार ने ये पूछा कि ये दोनों मुद्दों में से इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है, तो हमारे किसान नेताओं ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दोनों मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीनों कानून रद्द भी होने चाहिए और MSP गारंटी कानून लागू भी होना चाहिए। जब तक दोनों मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये जो वैक्सीनेशन आज से टीकाकरण ड्राइव हुई है, 28 दिन बाद एक और टीका लगता है, 2 टीकों की बात कर रहे हैं, एक टीके से भी काम चल जाएगा क्या? समस्या का निदान निकल पाएगा क्या? इसीलिए आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में तमाम जो भ्रांतियां हैं, दावे हैं, शंकाएं हैं, उन्हें हमने दूर करने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही।